हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम टू रेस विथ राजीव। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि आप सभी को पता है कि सीटेट का फॉर्म फिर से नोटिफिकेशन उसका आ चुका है। आई होप कि आप लोग तैयारी फिर अपना तेज़ कर दिए होंगे और फॉर्म भी फिलअप करने की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से हम लोग हैंडल करें ताकि इस टाइम तो क्वालिफाई हो ही जाए, है ना। पिछले बार कुछ हमारे फ्रेंड ऐसे भी रहे जो कोशिश तो बेहतर किए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दुर्भाग्यवश उनका रिज़ल्ट रुका का रुका रह गया, जो कि बड़ा ही बुरा लगा सुन के। तो इस बार कोशिश रहेगी कि उनका रिज़ल्ट हो जाए अच्छे ढंग से और बेहतर नंबर से हो, यही मेरी प्रभु से कामना है। तो आज हम लोग इसी पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार की एक स्ट्रेटजी तैयार करें, किस प्रकार की एक रणनीति बनाएं ताकि हम इस बार सीटेट को निपटा डालें, दोबारा सीटेट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ इसमें मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में भी होती हैं जो हमें पढ़ाई को कहीं ना कहीं हमारे क्या करती है, अवरुद्ध करती है। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें भी करेंगे। आज का जो सेशन है, ये सेशन कोई सब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक या किसी भी नॉलेजेबल उस तरीके का नहीं है। ये कह सकते हो कि मैं अपनी मन की बात आप लोगों के पास रखना चाहता हूँ और साथ ही साथ कुछ रणनीति, कुछ तरीके बताऊँगा जिससे कि हम सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम एंड गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं क्या बात करनी। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है ना, अब इसका पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो गया है पिछली बार से ही। अगर बात करूँ तो पिछली बार मैं भी खुद एग्ज़ाम दिया था और पिछली बार कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया। साथ ही साथ यूपी टेट भी दिया था, उसको भी क्वालिफाई कर लिया। कि सब साथ ही साथ चला, कोई ये नहीं रहा। थोड़ी सी तैयारी में एक अलग प्रकार की मैंने कुछ रणनीति अपनाई थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी कोचिंग संस्थान में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया है कि आप यूट्यूब वीडियो पर ही अपना अगर फोकस बनाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर सही मायने में देखा जाए तो किताब से बढ़कर कहीं दूसरा नॉलेज नहीं मिलता है, चाहे वो यूट्यूब हो या चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो। एज वी नो दैट वी हैव सफिशियंटली एक्वायर्ड द नॉलेज, जो कि हमने अपने जो भी पिछली स्टडी थी, उस स्टडी के दौरान हम इस प्रकार से अपने ब्रेन को डेवलप कर चुके हैं। हमारा ब्रेन इतना कैलिबर है कि किसी भी चीज़ को हम पढ़ के समझ सकते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम अपना पैसा बर्बाद करें कोचिंग के पीछे, ताकि कोचिंग में ऐसा नहीं है कि वो घोल कर पिला देते हैं और बच्चा पास हो जाता है ना। मैंने देखा है कोचिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हुए हैं इस एग्ज़ाम में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग पढ़ के या यूट्यूब वीडियो देखकर ही तैयारी करें तो हो पाए। हम बुक से ही पढ़ते हैं, बुक पढ़कर बुक को एनालिसिस करके अगर उसका हम एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं तो वो शॉर्ट नोट हमारे एग्जाम में काफ़ी काम आता है ना। क्योंकि एग्जाम के दौरान हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि पूरी की पूरी किताब को दोबारा से पढ़ लिया जाए। तो उसको पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि जो हमने एक नोट्स तैयार किया, जो शॉर्ट नोट तैयार किया, वो शॉर्ट नोट ही हमारे लिए सबसे, उस समय की बात करें तो एक अमृत जैसा काम करता है। तो देखिए, सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट तो पहली बात तो अब वो जमाना गया जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी। अब इसका जो है वो ऑनलाइन सिस्टम बन चुका है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। अब जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बेहद ज़रूरी होता है। सिंस 2.5 आवर मिलता था ऑफलाइन में भी, 2.5 आवर मिलता है ऑनलाइन में भी। बशर्ते ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हमारा हाथ कंप्यूटर पे नहीं बैठा रहता है तो वहाँ पर उसी क्वेश्चन को करने में हमारा समय लग जाता है, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस हमको करनी पड़ती है। उस ऑनलाइन प्रैक्टिस को हम मॉक टेस्ट कहते हैं, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे ज़्यादा क्या करें, मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करें। और जब मॉक टेस्ट देंगे तो यह मॉक टेस्ट हमारे स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, हमारे स्पीड को इन्हेंस करता है। जब तक हमारी स्पीड कंप्यूटर पे नहीं बैठेगी हम क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2.5 घंटा बीत जाएगा, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि हम मॉक टेस्ट दें, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। अगर परीक्षा ऑफलाइन होती है तब समस्या नहीं आती है, जब परीक्षा ऑनलाइन होती है तो समस्या आती है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तब तो सबसे बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप एग्जाम से 10 दिन पहले अगर किसी भी साइबर कैफे पर बैठकर मॉक टेस्ट देते हैं तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज़, जो भी हमारा सिलेबस है,
जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर जरूरी है कि उस पाठ्यक्रम को हम बहुत ढंग से समझ लें, उसको तैयार कर लें, क्योंकि पाठ्यक्रम वह भाग होता है किसी भी तैयारी का, किसी भी प्रिपरेशन का। सिलेबस वह भाग होता है कि वो सिलेबस ही तय करता है कि कितने समय के भीतर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी विषय वस्तु को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हम पाठ्यक्रम को देखें। तो अगर हम सीटेट के पाठ्यक्रम की बात करें तो सीटेट का पाठ्यक्रम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित हुआ है। पहला जो सबसे मुख्य भाग इसका होता है वो होता है इसका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो यही होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण तकनीकी। दूसरी बात करें तो दूसरा होता है इसका पार्ट जिसको हम कहते हैं हिंदी। तीसरा पार्ट की बात करें, तीसरा होता है इंग्लिश, और चौथा पार्ट मैथमेटिक्स, और जो लास्ट होता है सबसे मजा जिसमें आता है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस, EVS। ये होते हैं, ये 5 भागों में पूरा पाठ्यक्रम हमारा क्या होता है, सीटेट का डिवाइड होता है, और इन्हीं को हमें तैयार करना होता है। अब बात आती है, जैसे कि इस बार की बात करें तो इस बार का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। तो अगर ये एग्जाम दिसंबर में होता है तो अभी से अगर हम लोग जोड़ लें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 5 महीना है, और 5 महीने में हमको इसके 5 हिस्से तैयार करने हैं। यस, आई नो दैट यू हैव आल्सो अप्लाइड मेनी अदर फॉर्म so that you have no most time, so you can do। आप इसको 15-15 दिन में भी कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं। आप अन्य तैयारी के साथ भी इसकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो देखिए करना क्या है कि CDP की अगर बात करें तो CDP सबसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। CDP कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद CDP की तैयारी अपने YouTube चैनल पे कराऊंगा। आप रेगुलर मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको CDP से संबंधित जो भी विषय वस्तु होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक बेहतर किताब का चुनाव करें और उस किताब से ही अपनी तैयारी को बनाएं। YouTube वीडियो बहुत ये नहीं होता है। उसके बाद बात रहेगी हिंदी की, तो हिंदी के लिए बहुत सी किताबें आती है, जिसमें से सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट किताब अगर बात करें तो लूसेंट की बुक आती है ना। तो आप लूसेंट की हिंदी ले लीजिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आप अगर इंटरमीडिएट की जो जनरल ग्रामर की बुक आती है, जो हम लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम में पढ़ते थे, अदरवाइज आप मार्केट में खोजेंगे तो डॉक्टर PC रे की बुक आती है एक्सीलेंट ग्रामर करके, आप उसको ले सकते हैं। तो उससे तैयार हो जाएगा आपका इंग्लिश ग्रामर। चूंकि जो सीटेट का इंग्लिश ग्रामर होता है वो एक पैराग्राफ में पूछा जाता है और पैराग्राफ से ही संबंधित होते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम पैराग्राफ रीडिंग करें। और पैराग्राफ रीडिंग में जरूरी नहीं होता है कि वह जो पैराग्राफ वहां पर देता है वो उन किताबों से मिल जाए। इसके लिए अगर हमें इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना है तो जरूरी है कि हमारा वोकैब बढ़िया से तैयार हो। अगर हमारी वोकैबुलरी नहीं तैयार है तो वो पैसेज कहीं से उठाकर दे दे, चाहे वो पैसेज क्लास 2nd के बुक से अगर उठाकर भी दे देता है, और अगर हमारी वोकैबुलरी बढ़िया नहीं है तो हम उसको भी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये मेरी भी समस्या रही है शुरू से, मैं झूठ क्यों बोलूं, इंग्लिश मेरी शुरू से कमजोर रही है, इंग्लिश पर मेरा कमांड नहीं बनता है। हाँ, लेकिन उस पर संबंधित क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें ये चीजें मुझे पता है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है ना, इन कंपैरिजन टू एनी बुक। इफ वी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे देन वी कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तो उसको कर सकते हैं। अब बात आ गई मैथमेटिक्स की, तो भाई बात करें अगर मैथमेटिक्स की तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे शानदार सब्जेक्ट है। और मैथमेटिक्स की बात करूं तो दिस इज ओनली वन पीस which can score the merit in any types of examination। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सबसे जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम का 25% सिलेबस अगर कोई चीज हैंडल करता है तो वो मैथमेटिक्स होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि सर मुझे मैथमेटिक्स आती ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, तो एक चीज जान लो, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम न कर पाए। इंसान के पास हर क्षमता है करने की। एक बात बताओ यार, इंसान 1969 में जब चंद्रमा पे जा सकता है तो क्या यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं आ सकती है? कौन सी बड़ी बात है? तो हम मैथमेटिक्स बहुत आसान है। मैथमेटिक्स के मैक्सिमम वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप में मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से भी कई चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अब जाकर रेगुलर वीडियो आपके लिए ला सकता हूं। पिछले कई दिनों से मैं कुछ दूसरे कामों में डिस्टर्ब था जिसके वजह से वक्त नहीं मिल पाता था, तो मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पाता था। अब बात कर ले एनवायरमेंटल साइंस की, तो एनवायरमेंटल साइंस
बहुत ही कॉम्पैक्ट सिलेबस के साथ एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें गिने चुने और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें तो हमारे पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनसे संबंधित अगर चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वहाँ से बन जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जानवर, कुछ जीव जंतु के बारे में ही प्रश्न बनता है। उसके अलावा जो भी प्रश्न बनता है वो पैडागॉजिकल प्रश्न होते हैं। और सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट में जो भी पैडागॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं, किसी फैक्ट पर डिपेंड नहीं होता है। इसीलिए इसको पढ़ने के लिए हम किसी फैक्ट को रटने के बजाय अगर हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं तो एग्जामिनेशन में किसी भी पैडागॉजिकल क्वेश्चन में त्रुटि होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। अगर वहीं पर हम अपने ब्रेन को अगर शांत रखकर नहीं सोच पाते हैं तो हम गलत उत्तर लिखकर आ जाते हैं और बाद में हम कहते हैं कि हमने तो सही किया था, आयोग ने गलती कर दिया। गलती आयोग कहीं नहीं करता है, गलती हम खुद करते हैं। और गलती वहीं पर होती है कि उस समय हम जल्दीबाजी कर जाते हैं और जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। ये चीज़ पुराणों में लिखी है और शुरू से चलती आ रही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, जिसमें से मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथमेटिक्स, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, मैं मैथमेटिक्स आपकी तैयार करवा दूंगा, इसकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और ईवीएस का पार्ट रहेगा तो ईवीएस मैं आपका तैयार करवा दूंगा। तो ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस और सीडीपी, इन 3 चीज़ों पर आप निश्चिंत रहिएगा। आपके सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस में आपको तैयार करा दूंगा, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, आप उस बुक से पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। प्राइमरी की जो फीस है, जो इसकी प्राइमरी की फीस है वो 1000 रुपीज़ है। और प्राइमरी और जूनियर मिला दिया जाए तो प्राइमरी प्लस अगर जूनियर की बात करें तो इसकी फीस 1200 रुपीज़ है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मेरे कई फ्रेंड्स, हमारे जितने भी दोस्त होते हैं, वो उन्होंने जब पिछली बार फॉर्म भरा था तो 1200 रुपये उन्होंने मतलब इस परीक्षा के लिए दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनका 1200 रुपया क्या हुआ, पानी में डूब गया। तो इस बात से हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया, बल्कि हमें वहाँ से एक चीज़ सीखना चाहिए कि आखिर हमने किस जगह पर गलती किया था जिसके वजह से मेरा रिजल्ट रुक गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखेंगे, पैसे की ओर ध्यान नहीं देंगे। पैसा कोई बड़ी बात नहीं होता है, पैसा आता जाता रहता है ना। तो ये नहीं देखेंगे कि हमारा इतना पैसा इसमें डूब गया। खैर, ये तो बात फीस की थी, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, दूसरी बात कि इसको तैयार करने के लिए होता है कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मैं सही मायने में बताऊं, पढ़ाई का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है। ठीक है, ना ही पढ़ाई का कोई टाइम टेबल होता है, ना ही इसकी कोई समय अवधि होती है। हमारे बॉडी का पोटेंशियल निर्भर करता है कि हम कितने देरी तक बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। होता है कभी कभी कि हम दिन भर अगर काम करते हैं, दिन भर हम 10 लोगों की बातें सुनते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो कई प्रकार के उलझनों से होकर गुजरता है, जिसके वजह से हम अपने पढ़ाई पर केंद्रीकरण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारा विषय वस्तु है वो सही ढंग से हमें लर्न नहीं हो पाता है। तो हम कहते हैं मैं तो याद करता हूँ यार, मुझे याद नहीं होता है। तो वो अलग तरीका है, मैं याद करता हूँ मुझे याद नहीं होता है। अगर उसके लिए हम अपने ब्रेन को ठंडा रखकर सोचें, कोई भी चीज़ शांति मन से सोचे, तो वो चीज़ें हमें कभी भूलेगी नहीं, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि लोग कहते हैं। तो देखिए, इसका कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, आपकी हिम्मत जब तक करती है तब तक आप पढ़िए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है, देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। कभी हम 5 घंटा पढ़ाई कर पाते हैं, कभी हम 2 घंटा पढ़ाई कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किताब खोलने का भी मौका नहीं मिलता है। जैसा कि हम लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वी हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फैमिली एज वेल एज आवर फ्यूचर। दैट इज वाई वी कांट मेक अ श्योर टाइम टेबल थ्रू विच वी कैन keep doing our study. So for this we need to calm our mind and study continuously, because discontinuous study can make that जो हमें क्या करता है, कहीं ना कहीं से बर्बाद करने पर तुला रहता है। तो कहीं ना कहीं स्टडी में हमारी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, बिना इसके हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये जरूरी है कि हमारे अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपना बेवजह का समय बर्बाद करना छोड़ दें। जहां वक्त मिले वहीं पर हमें शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैं एक देहात का लड़का हूं, मैं एक देहात का ही आदमी हूं। तो गांव में बहुत से काम रहते हैं, बाय द वे अब डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हो, लेकिन जहां वक्त मिलता है पढ़ाई वहीं पर शुरू कर देनी चाहिए। पढ़ने का कोई ना जगह होता है, ना ही कोई टाइम होता है ना। दूसरी बात, दिन भर अगर बात करें तो हम पढ़ाई तो करते हैं, लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो होता है लेकिन हमें याद नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या यही देखने को मिलती है, लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता है।
ऐसा क्या चीज़ है कि नहीं याद होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। देखिए होता क्या है कि हम करते क्या है कि किसी भी चीज़ की जब तैयारी करते हैं ना, तो उसके लिए हम 8 से 10 किताब लेकर बैठ जाते हैं और इन 8 से 10 किताबों को हम एक एक बार पढ़ते हैं। तो सही मायने देखा जाए तो ब्रूस ली नाम के एक बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे, वो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। ब्रूस ली ने ये बात कहा था कि मुझे तुम्हारे उस पंच से डर नहीं लगता जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार किया है, मुझे तुम्हारे उस एक पंच से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 बार किया है। उनकी बातों में देखिए देखा जाए तो फैक्ट छुपा था। उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारे उन 10,000 पंच से डर नहीं लगता जिसका प्रैक्टिस तुमने एक बार किया है, मुझे तुम्हारे उस एक पंच से डर लगता है जिस पर तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो सेम वही बात है कि हम 8 से 10 किताबों पर प्रैक्टिस एक बार करते हैं, अगर वही काम हम एक किताब पर 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें तो हमारा रिजल्ट श्योर है, कोई नहीं रोक सकता, वो होकर रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम एक किताब को अगर ले लें, टारगेट करें एक बुक पर, अगर हम 8 से 10 बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम 8 से 10 किताबों पर एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें तो ऐसी कोई भी बुक नहीं है, अगर बात करें तो दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो किताब अक्षर और नंबर के अलावा किसी तीसरी चीज़ से लिखी जाती है। और अक्षर और नंबर यही वो दो चीज़ है जिसको पढ़ने में हम अपने पिछले 20 से 25 साल गुजार दिए हैं। तो अगर हम उन्हीं अक्षर और नंबर को पढ़ने में 20 से 25 साल गुजारे हैं तो आज उन्हीं अक्षर और नंबर को याद करने में हमारे सामने समस्याएं किस लिए आती हैं? नहीं आनी चाहिए। तो देखिए जरूरी है कि आप किसी भी चीज़ को लगातार 4 बार पढ़ने से बढ़िया है कि उसको एक एक बार करके लगातार 4 दिन पढ़ लीजिए। तो अगर आप उसको एक एक बार करके लगातार 4 दिन पढ़ते हैं तो वो चीज़ कभी नहीं बोलती है। 4 दिन बहुत होता है, मैं काउंटिंग करके कहता हूँ 4 दिन बहुत होता है किसी भी बुक को याद करने के लिए। किसी भी बुक को या किसी भी टॉपिक को 4 दिन में हम इतना बढ़िया से याद कर सकते हैं कि वो चीज़ दोबारा हमसे कभी भूल नहीं सकती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब रह गई बात कि पढ़ाई करने के दौरान हमारा मन नहीं लगता है, ये भी बड़ी समस्या है। आज का भाई ज़माना भी वही चल रहा है, अगर मैं इसके बारे में क्या बात करूं, मेरी भी प्रॉब्लम कभी कभी यही होती है। इसके पीछे भी कई कारण होते हैं, कुछ हमारा मानसिक तनाव भी होता है, कुछ हमारी भावनाएं भी होती हैं, कुछ हमारे फिजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं जिसके वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये होता है, सबके साथ हो जाता है, साइकोलॉजिकल है, नो प्रॉब्लम। कुछ इसमें एज की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसा कि जब आप सीडीपी पढ़ोगे तो सीडीपी में भी एज से संबंधित मतलब कि एक लड़के के जीवन में किस किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, उसके शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक वो सारी चीज़ें एज वाइज होती है। उसी में समझ में आ जाता है आखिर क्या कारण है कि इस उम्र में हम लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है ना। तो वो अलग की बात है। देखिए अगर फिजिकली कभी कभी हम लोग अनफिट महसूस करते हैं तो उस समय भी हमारी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो सकती है। तो ज़रूरी होता है, क्या होता है कि जब कभी भी हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स काउंटिंग कम हो जाती है तो उस टाइम हमारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बैठ जाए तो नींद आने लगती है, ये भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा चीज़ होता है कि जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, जब भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा उस कंडीशन में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जरूरी है कि हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने दिन का वह समय जो हम 10 लोगों के साथ गुजारते हैं, अगर उस समय को हम कम बोल कर जाया करते हैं, हाँ वो समय हम बर्बाद करते हैं, नो डाउट। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपसे 10 लोग मिलेंगे, और उन लोगों के साथ अगर हम ज़्यादा न बोलकर अपने समय को वैसे ही व्यर्थ कर दें, सिर्फ चुपचाप उनकी बातों को मात्र सुने और कम से कम बोलने की कोशिश करें, तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बचता है। मतलब कि दिन भर अगर हम बोलते हैं तो उससे हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर हम अपने सब्जेक्ट पर दिन भर बोलते हैं
तब हमारा ब्रेन कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ज़रूरी है कि अगर हम कहीं बैठकर अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन बेवजह बातों पर न होकर डिस्कशन अगर हमारे टॉपिक पर होगा तो इससे हमारी तैयारी भी होती है और साथ ही साथ हमारा डिस्ट्रैक्शन होने से ब्रेन भी काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। उसके बाद जब हम बैठते हैं अपने पढ़ाई के लिए तब हम बेहतर महसूस करते हैं और उस दौरान जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो एक सॉलिड की तरह हमारे दिमाग में छप जाता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपने पढ़ाई को देख सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं सीडीपी की तो देखिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझको मैसेज कर सकते हैं जहां से आपको सीडीपी की कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैंने इसका फीस बहुत कम रखा है, आप इसको 299 मात्र 299 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, तो जब आप मैसेज करेंगे तो मैसेज करने के बाद अपना नाम, अपना पता और अपनी ईमेल आईडी आप वहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप कौन कौन सी चीज़ मेंशन करेंगे, नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें आप अगर उस पर मेंशन कर देते हैं तो उसके बाद जब पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको सीडीपी और मैथमेटिक्स का जो भी पैडागॉजिकल पार्ट है उसका एक कंप्लीट नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ एनवायरमेंटल साइंस का भी कंप्लीट नोट मिलेगा। सीडीपी, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस, इन तीनों नोट्स की जो प्राइस रखी गई है वो 299 रुपीज़ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक सब्जेक्ट का जो नोट्स है वो 100 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे ज़्यादा पैसा तो हम लोग दिन भर में फूंक डालते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट नोट दिया जाएगा A to Z। इस बारे में एकदम निश्चिंत रहिएगा कि कहीं भी नोट्स में आपको कोई भी टॉपिक मिस मिलेंगे, है ना। इस पर मैं पिछले साल भर मतलब पिछले 1 साल से मेहनत करके इस नोट्स को तैयार किया है और अगर इसके आगे मैं जब मतलब कि इसकी तैयारी भी करवाऊंगा तो कोशिश रहेगी कि मैं उसी नोट्स को मद्देनजर अपने लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें आपको दूं ताकि इस बार आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से हो सके, ताकि इस बार आप एग्ज़ाम को क्लियर कर ले, है ना। चूँकि अब सीटेट चाहे यूपी टेट जो भी है वो क्या हो चुका है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हो चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, वो बात की बात है यार कि वो प्राइमरी में बीएड वालों को रखेगा कि बीटीसी वालों को रखेगा। हम जरूरी नहीं है कि यूपी की जो प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है हम इसी पर निर्भर रहें। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होता है, केवीएस का होता है, एनवीएस का होता है, अभी हाल ही में DSSB भी आया है, DSSB इसका भी फॉर्म आता है, अदर स्टेट के भी फॉर्म्स निकलते हैं जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम क्यों एक के भरोसे बैठे कि जब यूपी में जो प्राइमरी का जो मतलब वैकेंसी आएगा तो हम उधर देखेंगे। तुम तो लड़ते रहो जब तक तुम लड़ सकते हो, हम तो अपनी वाली करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात हौसला की, कि देखिए जब हम अपने मंजिल के करीब होते हैं ना तो हमारा हौसला डगमगा जाता है, तो हमें अपने हौसलों पर धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, जो धैर्य हमारा अपने साथ होता है उसी धैर्य को हम आत्मविश्वास कहते हैं और हमें कोई भी चीज़ अपने आत्मविश्वास पे ही प्राप्त होता है। हाँ, यह है कि हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस में न बहे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो उल्टी गंगा होती है और उल्टी गंगा में हर कोई हाथ धोता है, आपको बर्बाद करके रख देगा। इस चीज़ को समझ के रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई के दौरान दूसरी चीज़ होती है कि हम अपने आप को जितना अकेला रखें उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है ना। तो एक चीज़ देखिए, मैं बताऊं, मैं अपने अनुभव को बताता हूं। ये वो बंदा होता है जो तैयारी में लगा रहता है, ठीक है, और ये वो लोग होते हैं जो इसकी टांग खींचने पर तुले होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इन हाथ पैरों को इनसे संपर्क हटा के रखना है, मतलब कि हमें इस एक्स के जैसे बनना है, हमें इनके संपर्क में नहीं रहना है। जब हम इनके संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें डिस्टरबेंस होगा, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो हम सफलता से चूक जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है उन लोगों से जो लोग कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीवन हमें मिला है, हमारा जीवन है, इसको किस प्रकार से जीना है ये हम डिसाइड करेंगे, न कि दुनिया डिसाइड करेगी। ठीक है,
क्योंकि जिस दिन हम दुनिया के सामने झुकेंगे, दुनिया हमको कचर के निकल जाएगी, ये समझ लीजिएगा। हमें वो बनना है कि दुनिया हमारे सामने झुके। क्योंकि मौसम को अगर हम अपने हिसाब से बदलने लगें तो धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार कुदरत मौसम को अपने हिसाब से बदलती है, उसी प्रकार से हमें अपने आप को अपने हिसाब से बदलना है, ना कि दूसरे के हिसाब से बदलना है। जिस दिन हम दूसरे के हिसाब से बदलने लगेंगे, उस दिन उनके नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वो कहेंगे साला कुत्ता है। सिंपल सी बात होता है। जीवन कुत्ते से बदतर हो जाती है जिस दिन हम दूसरे के हिसाब से बदलना शुरू कर देते हैं। अगर बदलना है तो हमें अपने हिसाब से बदलना चाहिए। अब बात रह गई कि हमारा मन कुल होने के बावजूद भी पढ़ाई में नहीं लगता है। जिस दिन ऐसा फील हो, उस दिन आप उनका चेहरा याद करिएगा जिनसे आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि कल को जब ये नौकरी पा जाएगा तो कुछ नहीं करेगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि अब जाकर मेरे लड़के को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उनका चेहरा याद करेंगे, ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगने लगता है। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि आप उनका चेहरा मत देखिएगा जिसके साथ आपकी जीवन बीतना है। भाई हम बने तो हमारे लिए कोई बना होगा, तो अभी से उसका इंतजार करना गलत है। हम तैयारी करें ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जिस दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, वो खुद चल के हमारे पास आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसकी तैयारी को करना है। आप रेगुलर हमारे यूट्यूब वीडियो पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। इन सारे चीज़ों को हम लोग आसानी से देखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुश्किल से अगर 2 महीने का भी वक्त मिल गया, 45 दिन का भी वक्त मिल गया, तो 45 दिन में हम 100+ स्कोर कर सकते हैं। इस चीज़ का वादा मैं आपसे करता हूं। बस आप कंटिन्यूअसली बने रहिएगा। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 299 रुपया पे करके आप इस चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।